देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खम्मम तेलंगाना में विपक्ष की एक रैली हुई। केसीआर उसका नेतृत्व कर रहे थे और उसमें अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मोदी के खिलाफ सरगर्म नजर आए। नाराजगी भी थी और ढेर सारी बातें इन दोनों ने रखी ताकि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सवाल यह है कि इन सभी परिस्थितियों में विपक्ष की एकता की जो दरकार इस देश की जनता लोकतंत्र के खातिर कर रही है, क्या वो विपक्ष की एकता खम्मम के उस रैली में दिखी जिसमें केसीआर दम भरते नजर आए कि वो जय भारत के नारे के साथ एक बड़े नेता के रूप में, संयोजक के रूप में सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि केसीआर के नेतृत्व में खम्मम में जो रैली हुई, जहां विपक्षी एकता दिखाने की भरपूर कवायद और कोशिश की गई, वहां पर विपक्ष की एकता थी भी या नहीं? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली में विपक्षी एकता की एक ऐसी झलक दिखी जिस पर चर्चा होनी चाहिए। रैली में अखिलेश भी पहुंचे तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। भगवंत मान भी बोले और केरल के सीएम विजयन और डी राजा भी। करना चाहिए था आपने। भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है। तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है। दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है। पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना है। गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है। गवर्नर को क्या लेना? दिल्ली से फोन आता है, राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। आता है कि नहीं आता है? दिल्ली से फोन आता है, भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। मोदी साहब का फोन आता है, केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त? लेकिन सवाल लाख टके का ये कि इस रैली में विपक्ष के और बड़े नाम क्यों नहीं जोड़े गए, और अगर वो बुलाए गए तो पहुंचे क्यों नहीं? क्या नीतीश कुमार को खम्मम की रैली में नहीं पहुंचना चाहिए था? मोदी सरकार को नीतियों के आधार पर लगातार घेरती रही ममता बनर्जी केसीआर की रैली में क्यों नहीं बुलाई गई? विपक्ष की राजनीति में चाणक्य की भूमिका अदा करने वाले शरद पवार आखिर खम्मम की रैली में क्यों नहीं दिखे? अक्सर मुस्लिमों की उपेक्षा को मुद्दा बनाने वाली संयुक्त विपक्ष और उसके बड़े पिलर कहे जाने वाले केसीआर आखिर किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पर बुलाने की जहमत क्यों नहीं उठा पाए? बात सिर्फ इतनी ही नहीं, खम्मम की रैली में अगर विपक्ष की ताकत दिखानी ही थी तो केसीआर को इस रैली में कांग्रेस के किसी नेता को आमंत्रित करना चाहिए था। बात कुछ अटपटी लग सकती है, लेकिन सच से दूर नहीं कि केसीआर कांग्रेस को आमंत्रित कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विधानसभा चुनाव में उनके सामने बड़ी चुनौती कांग्रेस ही पेश करेगी। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो चुनौती केसीआर की टीआरएस को पेश की जाएगी, उसको केसीआर किसी चुनौती से कम नहीं मान सकते। तो ये थी केसीआर की ओर से पेश की गई वो चुनौती जो विपक्षी एकता की ऐसी वानगी प्रस्तुत करती दिख रही है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। अब ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 के पहले विपक्षी एकता के जो तार जोड़ने की कवायदें की जा रही हैं वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं?
ऐसे में केसीआर की विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश को क्या नाम दिया जाए, ये बड़ा सवाल है। इतने कमजोर आधार पर विपक्षी एकता की जो इमारत खड़ी की जा रही है वो अवसरवादी राजनीति के एक बड़े नमूने से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एबी। तो देखा और सुना आपने खम्मम में जो कुछ भी किया गया उसके मायने क्या हैं। हालांकि इस संदर्भ में एबी स्टार न्यूज ने जो सवाल उठाए हैं अपनी रिपोर्ट में, उस पर नीतीश ने अब से कुछ देर पहले एक बयान भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि खम्मम के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के मुद्दे पर एक सवाल उठाया गया कि कांग्रेस को भी आमंत्रित करना चाहिए था, तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब नहीं दिया। मायने और मतलब साफ हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हमने ये सवाल उठाए हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की ये स्थिति जिस पर यह महल तैयार किया जा रहा है, वो आधार कभी भी दरक सकता है और दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले मंगलवार को इतिहास बनाने की बात भी करते नजर आए। इतिहास वो किस आधार पर बनाना चाहते हैं और क्या है उसके पीछे तर्क, और इस पूरे विचार में जो प्रधानमंत्री की सोच है उसके पीछे उनका जो आत्मविश्वास है उसका भी कारण क्या है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक और विपक्ष का आह्वान है कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन किसके नेतृत्व में इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा ये फिलहाल तय नहीं है। दूसरी ओर पीएम मोदी को यह भरोसा है कि इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पीएम मोदी ने पिछले मंगलवार को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि इस बार हमें इतिहास बनाना है। इतिहास बनेगा या नहीं ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन पीएम मोदी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने चुनावी मैनेजमेंट और सरकार के काम पर पूरा भरोसा है। और इस भरोसे को हवा हवाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले पीएम ने ऐलान कर दिया था कि चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी गुजरात की जनता। और अब बारी देश की जनता की है, जिस पर पीएम को पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के चुनावी सफर के तेवर को अखिलेश भांप भी गए हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। केजरीवाल भी माप चुके हैं, इसलिए केजरीवाल अकेले बीजेपी को रोकने की जिद अब छोड़ते दिख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की किसी भी मुहिम को मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन उनकी चाहत है कि उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए, जिसे कांग्रेस कतई स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दम पर अब कांग्रेस को भरोसा हो चुका है कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की कोशिश आधी अधूरी मानी जाएगी। ममता दीदी भी अभी खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, लेकिन राहुल का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं, ये बात वो कई बार कह चुकी हैं। विपक्ष की राजनीति और उसकी एकता की सीमा को ही परखकर पीएम ने कार्यकारिणी की बैठक में अगले 400 दिनों तक डटकर मेहनत करने का आह्वान कर चुके हैं और इसलिए उन्हें भरोसा है कि आम चुनाव में जनता इतिहास बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो सुना आपने क्या विरोधाभास है वर्तमान भारतीय राजनीति की, जब पूरा देश ये चाहता है कि मोदी सरकार की कड़ी परीक्षा ली जाए उनके 10 साल के कार्यकाल का, वो जबकि 2024 में आएगा और तब कड़ी परीक्षा के बाद एग्जामिनेशन में पास किया जाए उस दल को, उस गठबंधन को और उस राजनेता को सत्ता दिया जाए जो अगले 5 साल तक इस देश की राजनीति को और इस देश की विकास की धारा को आगे बढ़ाएगा। सवाल यह है कि एक तरफ विपक्षी एकता का दम भरने वाले वो तमाम राजनीतिक दल के कर्णधार वो किस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, जिसमें
जैसा कि हमने पहले कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, केसीआर को अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत आन पड़ी थी और उसमें अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दौड़े चले गए। लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नदारद थे, वहां पर शरद पवार नदारद थे, ममता बनर्जी जो फायर ब्रांड नेता हैं और जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, जिन्होंने मोदी के रथ को रोकने की कोशिश की और उसमें उनको भरपूर सफलता मिली, वो भी इस विपक्षी एकता की कवायद और उस प्रदर्शन में नदारद दिखी। फिर ऐसी विपक्षी एकता के मायने क्या? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इतिहास दोहराएगी। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि प्रधानमंत्री बगैर आधार की कोई बात नहीं करते और गुजरात के चुनाव परिणामों ने यह दिखा दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख जो जाने माने अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मामलों के विश्लेषक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अंकित अरोड़ा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अंकित जी बहुत बहुत स्वागत। सवाल सबसे पहले पीएम मोदी को ये भरोसा, क्या ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा पैनोरमा जिसमें सिर्फ पैराडॉक्स कंडीशंस दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देखिए, लोकतंत्र अब तक जिंदा है जब तक पक्ष विपक्ष दोनों। ये अच्छा भी है कि विपक्ष जाग रहा है, विपक्ष को जागने की जरूरत है। लोकतंत्र की वास्तविकता ऐसे ही समझ आती है, इसमें भी कोई दोहरापन नहीं है कि जो करंट सरकार है हमारी, जो पक्ष में है, जो रूलिंग में है, वो भी अच्छा कार्य कर रही है। बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे भी आज भी इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट विपक्ष का होना जरूरी है। हम खुद देखते आ रहे हैं कि अभी एक महान यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कांग्रेस के द्वारा चलाया गया एक मंथन था। मैं कहता हूँ ये मंथन बहुत जरूरी था कांग्रेस के लिए भी, और एक नए मुकाम तक मेरे हिसाब से ये पहुंचाने की जो निष्ठा राहुल जी द्वारा बनाई गई है और जो पूरा समीकरण बनाया गया, ये कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नया इंप्रेशन, एक नया पर्सोना क्रिएट हो रहा है। बट जिससे बोला जाता है कि देश का विकास होने के लिए किसी भी दल, किसी एक दल के होने से देश का विकास नहीं होता। जब दल होते हैं और दल होते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों का जब मंथन होता है, मिश्रण होता है, तभी, क्योंकि कुछ हर दल की अपनी एक सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, और दूसरे दल की अपनी एक सोच विचारधारा और एक अपने काम करने का मोडस ऑपरेंडी होता है। तो दोनों के इनपुट से, साझे इनपुट से एक हाइब्रिड क्वालिटी के जो है मिश्रण से जो है विकास की तरफ देश बढ़ सकता है। ये अच्छी जरूरत भी है, और इसलिए मेरा मानना है कि विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है, हालांकि विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं पाया 2014 से हम सब देखते हैं। सवाल तो यही है अंकित जी, क्या है कि मतभेद और मतभेद दोनों ही है विपक्ष में, और जब तक मतभेद और मतभेद जब दोनों ही रहते हैं, तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करना नामुमकिन सा है। ऐसे सवाल मेरा सुनिए सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। ऐसे विपक्ष से हम आशा कर सकते हैं कि 400 दिन के भीतर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की स्थिति बन जाएगी? ये फैसला विपक्ष नहीं करेगा जी, फैसला जनता करेगी। ये फैसला विपक्ष नहीं करेगा कभी, ये फैसला जनता करेगी। जनता ही जनादेश तय करती है। ये मेरे हिसाब से एक मिथ्या है कि विपक्ष के मजबूत होने से पक्ष आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पे जवाब लेता हूं पहले गुलरेज शेख से। गुलरेज शेख जी, अभी एक बहुत बड़ी बात अंकित जी कह गए, जैसा कि उनका मानना है, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उनका यह कहना है कि विपक्ष की मजबूती से किसी सरकार को उखाड़ फेंका जाए ये जरूरी नहीं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। गुलरेज जी, दोनों चीजें हैं। विपक्ष मजबूत भी होता है और राष्ट्रहित का भी विपक्ष होता है। लोगों को ये विश्वास होना पाता है यदि कि उनकी बातें राजनीतिक ही नहीं होती है बल्कि राजनीतिक भी होती है, तो फर्क पड़ता है। लेकिन विपक्ष से तो नकारात्मक विपक्ष है, और उनकी बातें जो राजनीति
बात कही कि इसका निर्णय जनता लेती है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता का ही होता है। लेकिन अभी आप परिदृश्य को देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं गुलरेज जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ईपी अगर लगाए हो तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आई जी, बताएं। जी, तो देखिए मैं हमारे मित्र अंकित जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। फाइनली लोकतंत्र में जो जनता होती है वही निर्णय लेती है कि किसको सत्ता में रहना है, तो विपक्ष की पेंटिंग पर बैठना है। लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक और जरूरी क्वेश्चन करता हूँ कि आपके देश के वरिष्ठ पत्रकार है, क्या आपको जनता जो है वो चुनाव वो सत्ता के खिलाफ ये हमने कब 2014 में और अपने देश पर हाथ रखकर हर कोई कहे अपने जो राजनीतिक सोना उभार कर कहे कि 2013-14 में हम सब सोचते थे तरह की पॉलिसी पहले की बात की थी, जिस प्रकार का सरकार बची थी, जिस प्रकार से पड़ोसी को घर को आग के हाथ लगाया जाता था, तो हम चाहते थे सब कि अब तो बहुत हो गया कांग्रेस पार्टी, अब आप खड़े बैठिए, हमको बहुत बर्दाश्त नहीं होता। वो क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सॉफ्ट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, हर कोई हमारे घर का भी जो होता है, मेरे घर से मेरे पिताजी है आज भी, तो वो भी निर्णायक वो निर्णय लेंगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। निर्णायक नेतृत्व चाहे वो टीवी पर हो या दर्शक पर हो, हर कोई चाहता है नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि जब आपकी इकोनॉमी खराब हो, लेकिन आज के समय की इकोनॉमी खराब है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। अब तक यहाँ पर ये हो गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि अंधेरी दुनिया में ब्राइट स्पॉट है जो कि हिंदुस्तान है, तो आपकी इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। आपकी जो योजनाएं हैं वो जन सामान्य के हित के लिए है, खासतौर पर गरीब और दलितों के हित के लिए काम कर रही है, तो उसमें भी लोगों को अच्छा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सभी देश की बढ़ रही है। देखिए एक चीज ये भी होती है कि हर एक होता है राष्ट्रवाद, होता है मन का सुख। जब हमारे देश को हम देखते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, इज्जत से देख रहे हैं, हम विदेश में भी जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट से देख के हमको इज्जत करते हैं, तो मन का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि मन के सुख की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो हिंदुस्तानियों को आज वो मन का सुख भी मिल रहा है, इंटरनेशनल स्पीड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को आप मिक्स करें तो समझना है कि सत्ता के पक्ष में जनता है और मुझे एक दीवार के गुलरेज जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ समस्याएं आ रही हैं कि आपकी आवाज हम तक बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि मैं सुन पा रहा हूं आप जो कुछ भी अब तक कहे हैं। हाँ, आवाज आपकी जी, आप बोलिए सर। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर। जी हाँ, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए सर। हिंदुस्तान के हर शहर में बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ कि घर के बाहर आप निकल के देखेंगे तो आप पाएंगे डेफिनेटली कि आपके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े कामों पर ठीक है जा रहा है। मोदी जी हर रोज एक नए स्टेटमेंट आप योजनाएं लॉन्च करते हैं, तो इन सब का समावेश देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जनता चाहती है सत्ता का कंटिन्यूएशन, न कि जनता चुनाव लड़ रही है सरकार के खिलाफ। और इसीलिए मेरा पॉलिटिकल कहता है कि दीवार पे लिखी बर्फ थोड़ा मुझे नजर आ रहा है कि 350 से ऊपर सांसद की। ऐसा है कि आप लोग इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा आत्मविश्वास हो गया है? क्योंकि इस देश में मुद्दे बहुत उठ रहे हैं जी। हो सकता है कि राजीव गांधी की सरकार का रिकॉर्ड टूटे इस बार,
जी, राजीव गांधी ने एक रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा इतिहास बनाने की बात कह दी है। देखिए, राजीव गांधी जी ने जो कुछ भी हुआ था उस समय इंदिरा जी के साथ, इसकी वजह से देश का सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का जीता था और इसी इतिहास बनाया था। और हम सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। तो उसके साथ अलग प्रकार की सहानुभूति थी, हमारे साथ एक अलग प्रकार की सहानुभूति। गुलेज जी, सहानुभूति से कुछ आगे की अगर हम बात करें, इस देश में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम नहीं कसा जा सका है। मैंने माना कि प्रधानमंत्री पर आज तक कोई आक्षेप नहीं लग सका, लेकिन इस देश के सिस्टम में भ्रष्टाचार अभी भी एक बड़ा सच है। और इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम अपने काम और अपने गवर्नेंस पर इतिहास बनाएंगे। हाँ, जीत जाना अलग बात है, इतिहास बनाने के लिए बहुत कुछ परिवर्तन करना होता है और परिवर्तन हुआ भी है। लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें, और जिसका जिक्र अखिलेश यादव भी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे, और विपक्ष को जहां भी मौका मिलता है, हालांकि विपक्ष एक है ही नहीं। खैर, मैं आपसे इस पर सवाल बाद में करूंगा। अंकित जी, आपको लगता है कि ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास कहीं ये भारत उदय की स्थिति में न ला दे? अगर मेरे प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, विश्वास एक ऐसा शब्द है जी जो खूबसूरत भी है और बदसूरत भी है। जब विश्वास आत्मविश्वास की तरफ चला जाता है तो ये खूबसूरती की ओर बढ़ जाता है, और जब विश्वास अहंकार की तरफ चला जाता है तो बदसूरती की तरफ चला जाता है। आप कहना चाहते हैं कि अहंकार में है ये सरकार? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि मैं आपको शंभू विषय को समझाना चाह रहा हूँ कि आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, और आत्मविश्वास का मूलभूत सोर्स क्या होता है, सोर्स समझने की कोशिश करिए। सोर्स ये होता है कि करने आगान से नहीं, आत्मविश्वास करने का बुद्धि जब जनता जनादेश दे रही है, जनता अपना विश्वास दिखा रही होती है। और मेरा इस सरकार से निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए, इस सरकार ने 2014 के उपरांत बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले निश्चित करके और देश के विकास में उसे जो है उसमें सहानुभूति का सहयोग किया, मैं कहता हूँ। पर बहुत से ऐसे मूलभूत मुद्दे आज भी हैं जिसमें काम करने की जरूरत है। देखिए, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती, कोई पार्टी परफेक्ट नहीं होती, बट स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हमेशा रहता है, वो हमेशा होता है, और उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज बेरोजगारी एक मुद्दा है, आज महंगाई एक मुद्दा है, बट अगर महंगाई को अगर हम कंपेयर करते हैं विश्व स्तर से, तो हम आज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। बट हमारी कैपेसिटी, हमारी जो पॉपुलेशन है, आज तो हम नंबर 1 पे आने के में आ गए हैं, आप देख ही रहे हैं, अब नंबर 1 हो ही गए, चाइना नंबर 2 डिक्लेयर कर ही दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्स हमारे पास सीमित है, हमें कैसा उसका एलोकेशन करना है, कैसे आखिरी इंसान तक सारी सुविधाएं पहुंचानी है, जो हमेशा एक वादा किया गया है, विश्वास दिलाया गया, उसे कैसे जीतना और उसे कैसे मेंटेन करना। देखिए, चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, चुनाव जीतने के बाद उस विश्वास को कायम रखना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को भरोसा है कि वो विश्वास कायम है? सर जवाब छोटे छोटे हम लोग दें, क्योंकि हमें ज्यादा सवाल करने हैं। सर, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि वो विश्वास जीत चुके हैं। विश्वास जीतना तो नहीं कहूंगा, विश्वास कायम जरूर कर रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। विश्वास उन्होंने कायम रखा। गुलेश जी, जी मैं समझ गया। गुलेश जी, अगर विश्वास कायम है तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि 400 दिन का समय निर्धारित कर लिया है। खम्मम रैली में उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको बोल रहा हूं, और 400 दिन का निर्धारण करके कार्यकर्ताओं को जुटा दिया है प्रधानमंत्री ने, जोड़ दिया है और कहा है आप जुट जाएं। इसका मतलब इसके पहले बहुत कुछ नहीं हुआ, अब 400 दिन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो तो नारा ये दे रहे हैं कि गई मोदी सरकार, इस बार विपक्ष की सरकार। क्या कहना चाहेंगे?
तो आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या वो ये कहेंगे कि आपकी बार फिर से मोदी सरकार, ये तो नहीं कहेंगे ना। अपनी राजनीति करना है उनको, तो वो ये तो नहीं कहेंगे आपकी बार फिर एक बार मोदी सरकार, नहीं कहेंगे। तो वो ऐसी बात करता उसके लिए जानती है। जहाँ तक हम की बात है, डेफिनेटली 400 डेज की उन्होंने जो बात की है, तो हम तो ऐसे दल से किया, चुनाव खत्म हुआ, पार्टी जो है सरकार का काम करती रहती है, पार्टी जो है अगले चुनाव में तैयारी में लगता है। गुलेज जी, मैं इसके आगे का सवाल पूछता हूं आपसे, और वो सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। भरोसा और विश्वास इतना है तो प्रधानमंत्री को नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये क्यों कहना पड़ा कि मुसलमानों के बारे में, आने वाले फिल्मों के बारे में जरा बयानबाजी कम करें, बयानवीर कम बने? प्रधानमंत्री को लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जमीन और जनता से जुड़े हैं। कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं सर जो आत्मविश्वास के कारण आप लोगों की तरफ से हो रही हैं, और ये बहुत मुश्किलों में डाल सकती है पार्टी को। देखिए, आप पहली बात तो दिवाकर जी ये सवाल उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो कि का लेखक दीनदयाल जी, और दीनदयाल जी ने मुसलमानों के विषय में बड़ा स्पष्ट कहा था, कालीकट अधिवेशन की ऐतिहासिक अधिवेशन का आयोजन करने का, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमारे मार्ग का मार्ग, हमारे रक्त का रक्त है। दूसरी चीज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो पार्टी जो है उनके विचार के ऊपर आधारित थे, और उनका लक्ष्य था इस देश में अंत्योदय के मार्ग को प्रशस्त करना, और अंत्योदय में जो आखिरी पंक्ति का अंतिम आदमी खड़ा है उसको सशक्त करना। तो आज के समय हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करें तो पिछली पंक्ति का सबसे पिछला जो व्यक्ति है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो रोजगार के क्षेत्र में हो, वो आर्थिक के क्षेत्र में हो, तो वो मुसलमान थे। इसलिए हम किसी ने कहा कि आप मुसलमानों के पास जाए, समस्याओं को समझे। लेकिन क्या पाशमानदा, मेरा सवाल यह है कि पाशमानदा मुसलमान और बोहरा समुदाय के मुसलमानों के बारे में ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री ने की। मुसलमान की जो, और मुझे संयोग से कहना पड़ रहा है कि आप भी जुड़े हुए हैं गुलेज भाई, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन आप संघ के विचारक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री को भी इस स्थिति में आने में समय लग गया, और वो कह रहे हैं कि गलत बयानबाजी न करें, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों और बोहरा समुदाय के मुसलमानों में के बीच में जाएं। तो भाई मुसलमान तो और भी है ना, और बोहरा समुदाय के मुसलमानों को तो जो मुसलमान हैं वो मुसलमान मानते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं मानते, वो शिया मुस्लिम है, दूसरे सुन्नी मुसलमान होते हैं, बिल्कुल मुसलमान मानते हैं को भी। अच्छा, तो देखिए दो चीजें हैं इसमें। मैं पसंदा समाज से आता हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छे परिवार से जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरे समाज के अधिकांश लोग आज भी पूर्ववत में रह रहे हैं, अपेक्षा में ही रहे हैं। तो पसंदा क्या है मैं आपको आसानी से बताऊँ सब भाषा में, जिसको अंग्रेजी में हम वर्किंग क्लास कहते हैं। तो ये वर्किंग क्लास के लोग हैं, कोई पढ़ाई है, कोई साहा है, कोई मजदूरी है, छोटे मोटे काम करता है, कोई मुर्गी पालता है, कोई अंडे बेचता है मुर्गी के। ये जो कौमें हैं मुसलमानों के अंदर, वो पसंदा कहलाती है वर्किंग। लेकिन गुलरेज भाई मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से आम मुसलमान नहीं जुड़ पाया है। आप परसेंटेज भले बताएं, और विश्वास का संकट एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए शायद आहत करने वाली बात है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक बात कही। देखिए, अभी तक तो हिंदू भी नहीं जुड़ा था, हिंदू जुड़ा है। पहली बात तो आप देखिए 1950 से लेकर अभी तक हिंदू भी नहीं जुड़ा था पूरी तरह से। अब हिंदू का एक बड़ा सेक्शन जुड़ा है, इसलिए मोदी जी ने कहा कि आप मुसलमानों के बीच में जाए, वोट की मंशा के बिना जाए, वोट मिले ना मिले हम संवाद कायम करें। जैसे पहले करते थे, तो भी करते थे, मालूम था वोट नहीं
मिलेगा, मालूम तो जमाना। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहना चाहिए कि कोई वोट दे या ना दे उनके बीच में जाए? इसका मतलब आपने स्टैब्लिश किया कि कोई वोट नहीं दे रहा है, अर्थात मुसलमान हमको वोट नहीं देते। सीधा सवाल है सर। क्या होता है कि जब हम इलेक्टोरल राजनीति करते हैं तो क्या कई बार कार्यकर्ता ये करता है, ये हमारे पॉकेट से जहाँ इजीली वोट मिलता है और यहाँ वोट मिलना मुश्किल होता है कि कम मिलता है। जैसे हमको उत्तर प्रदेश में 18% वोट मिला था लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जब ये लगता है कि नहीं वहाँ 80% मिल जाएगा या 90% वोट मिल जाएगा इस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में मेहनत करूंगा इसलिए ही तो 15% वोट मिलेगा। तो कई बार पॉलिटिकल डिविडेंड प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वहां ज्यादा मेहनत करता है जहां उसको ज्यादा पॉलिटिकल लाभ मिलता है। लेकिन हमारा काम केवल राजनीति करना ही नहीं है, समाज नीति भी करते हैं, इसलिए मोदी जी ने बात कही। अंकित जी, सवाल अब आपसे है। मैंने तल्ख और कड़े सवाल किए और भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं गुलेज जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और वो विश्लेषक भी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, और गुलेज जी शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री की बदौलत ये पार्टी इतिहास बनाने जा रही। और दिवाकर जी, इस बात को मैं मानता भी हूँ और पूरी तरह एक्नॉलेज करता हूँ कि ऐसा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये देखा गया है, देखिए हर संगठन का अपना एक कार्य प्रगति होती है, एक मॉडस ऑपरेंडी होती है काम करने की। बट भारतीय जनता पार्टी में ये देखा गया है कि एक चेहरा तो देखिए बनी गए हैं, माननीय मोदी जी एक चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्योंकि लोगों की लोकप्रियता के प्रति इतनी अच्छी है और इतनी विराट है, मैं कहूँगा कि इसे मेंटेन करना और उसका सादा कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, मैं कहता हूँ। और देखिए क्या है ना कि ये बात हिंदू पे और मुसलमान वर्ग ऐसे जाति विशेष पे ले जाने पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब कोई भी लाभार्थी होता है सरकारी पॉलिसी का, सरकारी योजनाओं का, मैं कहूँगा, तो उसमें हिंदू और मुसलमान होकर चीजें नहीं बढ़ती। ये तो देखिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पटलों पे बात होने वाले शब्द है और शब्दकोश, मैं कहूँगा, जो विपक्ष हमेशा साझा करती है। देखिए एक ऐसा रूमर बना दिया गया 80 से 20% वाला, ये भी प्रोपेगेंडा बनाया गया, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो हो सकता कि जो आपके जितने भी योजनाएं हैं, जो एलपीजी हो, चाहे आपके होम से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जो भी विकास योजना बनी है, वो सब एक जाति विशेष तक ही पहुंचता है। अगर ऐसा नहीं है, सारे लाभार्थी होते हैं जी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। यहाँ पर न कोई जाति न कोई धर्म, जो भी लाभ या सुविधाएं दी जाती हैं या कोई योजना, वो इस देश के 135 करोड़ आवाम के लिए, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि इस देश में अगर मोदी सरकार है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, यही दो बातें की जाती हैं, अर्थात सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति कर रही है। हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़े हुए हैं। सवाल बड़ा है सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विश्वास का संकट नहीं है और पूरा हमें भरोसा है कि इस बार हम मुसलमानों का भी वोट ज्यादा पाएंगे। लगता है प्रधानमंत्री ने यह भी कोई इनपुट ले लिया है कि अगर हम पाशमानदाओं और बोहराओं की बात करेंगे तो मुसलमानों का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में जो काम हमने किया है, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उनकी सोच जो है, ऐसा कुछ होगा जिसमें राजीव गांधी के 417 का रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। बात तो अभी 300 साढ़े 300 की हो रही थी और 400 पार की बात हो रही है। देखिए विक्रम जी, आप ये भी समझिए कि हमने जो कुछ भी योजनाएं लेकर आए हैं सभी वर्गों के लिए लेकर आए हैं, बिना किसी तुष्टिकरण के या बिना किसी भेदभाव के लेकर आए हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं को मिला है जो गरीब है, उन्होंने फायदा उठाया। मुसलमान कौन है, यही सब जो वर्किंग क्लास से गरीब है, तो चाहे वो एलपीजी की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिले हुए घर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की बात हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है? यही गरीबों ने उठाया है। तो डेफिनेटली उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लीजिए। ये आप ये सोचिए
आपके घर में ईश्वर न करे कोई बीमार हो और उस समय भारत सरकार की कोई योजना आपको निःशुल्क इलाज करवा दे तो आपका कॉलर आएगा कि नहीं आएगा सरकार की प्रति, बेटा ही ये सब चीजें है। अगर किसी के पास खाने को नहीं है और उसको 5 किलो का राशन मिल रहा है निःशुल्क तो उसका कॉलर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो वर्ग है ना ये हमारा अपना वर्ग है, इसलिए आप सोचते हैं जिनके पास डेफिनेटली ज्यादा जानते हैं भी है कि हिंदुस्तान में मोटा मोटा आज तक के आजादी के बाद से 400 के लगभग मुस्लिम सांसद बने, उसमें से हार्डली शायद 10 या 15 कुछ बने थे जो कि वर्किंग क्लास के या वर्ग के सिचुएशन में मैंने बात की आपके पसंदा वर्ग के। तो पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, जो क्लास है जो पढ़ी लिखी है जो अपर क्लास से मुस्लिम की वो ऑलरेडी उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी कहीं ना कहीं है, लेकिन इन लोगों की नहीं है। गुलेज भाई, आपको क्या लगता है कि इस बार इतिहास बनेगा, अर्थात 425 तक का कोई लक्ष्य बना लिए हैं क्या प्रधानमंत्री? नहीं, मैं अमित शाह जी नहीं हूँ कि मैं इतना आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, मुझे लगता है पिछली बार से काफी ज्यादा नंबर आया। अच्छा, और अंकित जी आपको क्या लगता है, इतिहास तो तभी बनता है ना, इतिहास या रिकॉर्ड तभी बनता है जब हम कोई रिकॉर्ड तोड़ें, वो इतिहास बनेगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? देखिए, अभी तक तो विश्वास है, ये गया है, विश्वास ही नहीं है, ये जनता पर भरोसा है। ठीक है, मैंने माना गुलेश भाई, मैंने माना। मैं अंकित जी से पूछ रहा हूँ। देखिए दिवाकर जी, विश्वास तो जीता ही गया है, इसलिए 2014 से 2019 तक पहुंचे हैं और 2019 से 2024 तक पहुंचने के लिए अभी 400 दिन बहुत महत्वपूर्ण काया पलट करेंगे। देखिए, कार्य किए गए हैं, देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो जल नीति हो, चाहे वो खाद्य नीति हो, चाहे वो निर्माण नीति हो, चाहे वो सुरक्षा नीति हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो। नहीं, लेकिन शिक्षा नीति में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और गरीब बच्चों को हम जिस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, जो सुविधाएं उन्हें दे रहे थे, पब्लिक स्कूल फेल थे और इसकी जनता तारीफ कर रही है और इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम नहीं किया है। इस पर हम कभी चर्चा फिर करेंगे गुलेश भाई, क्योंकि जी भाई इसमें बात चैलेंज करने की नहीं है। अगर दो दल है, एक दल कोई किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है और दूसरा दल क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, अल्टीमेटली जो है विकास तो देश का ही हो रहा है। बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात अंकित जी आपने कही है। और जो बात आपने कही है, चूंकि समय अब समाप्त है, आपने बहुत बड़ी बात की है कि कोई भी दल तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी अगर विकास का काम करती है और जनता का उससे भला होता है तो इससे देश का भला होता है। और यही स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है, मानक है, उसका एक मापन करने का तरीका है, बिल्कुल सही। और स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं और जिस लोकतंत्र का हम उदाहरण देते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका का जिक्र करते हैं। पिछले 6 से 7 महीनों या साल भर की स्थिति में हम आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक तरीके से किसी प्रधानमंत्री का किस तरीके से आना या जाना होता है। इस देश में मनभेद हो, मतभेद हो, इन तमामों के बावजूद, इन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद इस देश को विकास की राह पे आगे बढ़ाना है, क्योंकि देश को विश्व गुरु बनाना है। ऐसे में विपक्ष के जितने भी नेता 2024 में बड़ी बातें कह रहे हैं और प्रधानमंत्री के विजय रथ को रोकने की बात कह रहे हैं, अगर उनके हाथों से भी अच्छा काम हुआ है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गुल्ले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ही उस अंतिम वाक्य से मैं अपने इस डिबेट को समापन की ओर ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना तय है कि केसीआर के उस मीटिंग में, उस संबोधन में बड़ी बातें आई, लेकिन केसीआर अपने आप को प्रोजेक्ट करते नजर आए। विपक्षी एकता की जो धार दिखाने की कोशिश कर रहे थे केसीआर, वो पूरी तरीके से ध्वस्त दिखा। और अखिलेश और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का जो अंदाज था, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की बात कही जा रही थी। अभी दरकार और सवाल उठाने का एक बहुत बड़ा स्पेस है, जिसमें 400 दिन में विपक्ष 400 बार से अधिक इस सरकार को बुरी तरह से घेर सकता है, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
शिक्षा नीति, इस देश की आर्थिक नीति पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उस चर्चा के लिए संसद से सड़क का इस्तेमाल जिस अंदाज में करना चाहिए और जिस पूरे डाटा के साथ इस सरकार को घेरने की कोशिश और कवायद करनी चाहिए, शायद उसमें अभी कमी रह गई। इसलिए कम से कम एवी स्टार न्यूज ये अपेक्षा करता है कि विपक्ष उस स्वस्थ लोक परंपरा का निर्वहन करते हुए जिस अंदाज में जनता ने उसे काम करने के लिए आदेश दिया है, आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले, उसके पहले वो ऐसी भूमिका निभाए ताकि ये सरकार मुश्किलों में खड़ी नजर आए और उसे जवाब देना पड़े सड़क से लेकर के संसद तक, और तब जाकर के एक जनमत तैयार होगा और 2024 में यह फैसला होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।